प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसके कुछ मीन्स का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड सोल्यूशन। देखिए, ये एक वीडियो हमने न्यूमेरिकल सोल्यूशन के एक ही वीडियो क्या हमने 2-3 वीडियो बना चुके हैं। तो इसमें जो ये आज वीडियो बना रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, जो हमेशा इसमें से प्रश्न बनते हैं। और जो पिछले यानी रसायन विज्ञान के और भौतिक विज्ञान के दोनों के हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उसे भी जाकर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आज हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, ये न्यूमेरिकल मैंने जैसा कि बताया कि आपको के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है। और फालतू के हमने क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं। न्यूमेरिकल जो भी हैं वो ज़रूरी हैं, जो कि बेस्ड हैं, एग्ज़ाम बेस्ड हैं। अब देखिए, कहने का अर्थ ये है कि इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे और इतनी बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि आपको ये कंठस्थ हो जाए, यानी इसके हर सीक्वेंस को आप समझ जाएं, चाहे वो जितने भी हमने बनाए हैं और आज हम जो बना रहे हैं। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। चलिए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। इसमें देखिए पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया x + y गोज़ टू 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर इतना पाई गई है, यानी x के विलुप्त होने की दर दिया हुआ है। y के विलुप्त होने की दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि z के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो z प्रोडक्ट के रूप में है, यानी दो अभिक्रिया यानी दो तत्व जो अभिक्रिया किए हैं, तो ये प्रोडक्ट बना है आपका। तो z जो है ये बना है आपका, तो z के बनने की दर पूछ रहा है, और विलुप्त होने की दर मतलब ये दोनों आपस में मिलके ये बन गए हैं, यानी ये चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से y के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, और x के विलुप्त होने की दर आपका दिया हुआ है। तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो ये आपका सबसे पहले y के विलुप्त होने की दर अगर निकालना है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें आपको ये करना होगा कि डेल्टा x की सांद्रता बटे डेल्टा t की सांद्रता, यानी जो x है, x के साथ आप देख रहे हैं कोई गुणांक नहीं है। अगर कोई गुणांक होता तो वो 1 बटे में चला जाता आपका। यहाँ पे आप x देख रहे हैं, तो x का सांद्रता की दर हो गया, और फिर इसके बाद और जो ये आपका y जो प्लस y है, तो ये बराबर कर देते हैं, और y जो है y के सांद्रता का जो डेल्टा y के सांद्रता की बटे डेल्टा t जो है, यानी कि y के सांद्रता की दर, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। यदि इसका भी गुणांक अगर कुछ रहता तो ये 1 बटे उतना हो जाता। तो इसके बाद ये देखिए 2z जो है, इसका z का गुणांक 2 है, तो देखिए 1/2 हो गया। इन सब में नहीं था तो 1/में कुछ नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा z की सांद्रता बटे और डेल्टा t, यानी z के सांद्रता की दर, यानी ये आपका इस रूप में सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी जो आपके रिएक्टेंट हैं यानी अभिकारक हैं, और जो आपका उत्पाद है, दोनों को इस रूप में बराबर बराबर करके लिख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि ये माइनस है और ये आपका माइनस है, और ये आपका प्लस में क्यों लिखा गया है। इसे भी माइनस में कर देना चाहिए था, या तो इसे प्लस में लिखा गया तो इन दोनों को भी प्लस में कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं, देखिए ये दोनों जो होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, ये विलुप्त होते हैं, अभिक्रिया में विलुप्त हो जाते हैं। विलुप्त होने के बाद कोई उत्पाद बनाते हैं, तो विलुप्त होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस लगाया गया है। और जो प्रोडक्ट आपका बना है, वो आपका उत्पाद है, तो इसलिए वो माइनस नहीं, वो प्लस में लिखा जाता है। सबसे पहली बात आप समझ गए। तो ये आपके जो भी रिएक्टेंट होंगे, अगर इसी में प्लस z हो तो z भी माइनस के रूप में लिखा जाएगा, और डेल्टा की जगह आप d भी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने डेल्टा बनाया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि सबको बराबर के रूप में लिख लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे जितने भी रिएक्टेंट हो यानी अभिकारक हों, यानी जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पे x के विलुप्त होने की दर आपको पता है, यानी कि इसका मान आपका पता है। अब y के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, इसका मान मतलब कि इसका मान पूछ रहा है, तो इन दोनों को आप ले लीजिए, ठीक ना। तो इन दोनों को आप ले लीजिए, ये किसी को भी बराबर के रूप में दिखाया जाता है, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, इसके बराबर, मतलब एक दूसरे को बराबर में दिखाया जा सकता है। तो कोई दो आप ले लीजिए, इसका पता है और ये पूछ रहा है, तो इन दोनों को ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसको लिख दिया गया है यहाँ पे, और बराबर फिर इसके बराबर किसे लिया गया,
इन दोनों को ले लिया गया, तो इसका दर हमें यहाँ पे देखिए ये लिख दिया गया। अब इसका दर हमें पता है, तो माइनस का आप ये मत सोचिएगा कि माइनस रहेगा इसके साथ में, नहीं, वो माइनस के साथ ही आपका दिया हुआ है। तो जेड के विलुप्त होने की दर कितना दिया हुआ है, इतना। तो ये यक्स के विलुप्त होने की दर कितना दिया है, इतना दिया है 10⁻³ जब ये इतना दिया है तो यक्स के विलुप्त होने की दर की जगह पे क्या लिख देंगे, ये 10⁻³ लिख देंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो माइनस का नहीं कि यहाँ पे माइनस छोड़ दीजिए आप, ये पूरा खत्म हो जाता है। अब देखिए कि इसका यानी ये हमने जब रख दिया तो ये किसका पता चल गया, तो यानी कि आपके y के विलुप्त होने की दर निकल गई, यानी पहला का आपका निकल गया कि पहला का आंसर कितना हो गया, इतना। दूसरा का पूछ रहा है, दूसरा देखिए पूछ रहा है कि जेड के बनने की दर, क्योंकि जेड उत्पाद के रूप में है तो इसके बनने की दर पूछेगा, क्योंकि जेड बना है। तो यहाँ पे देखिए ये जेड का जो है 1/2 आप देख रहे हैं ये है, तो इस तरीके से इससे आप क्या करेंगे, अब ये चीज़ हमें निकालना है, जेड के विलुप्त होने की, जेड के बनने की दर निकालना है, तो ये वाला पार्ट लेंगे, इसके बराबर किसी को आप दिखा सकते हैं, चाहे इसको दिखाइए चाहे इसको दिखाइए। तो हम y को ही ले रहे हैं इसके पास वाले को, यानी अब इन दोनों को ले रहे हैं। y का हमने अभी निकाला है कि y के विलुप्त होने की दर कितनी है 10⁻³, तो इन दोनों को ले लिया, तो इतना ये और बराबर बराबर इतना, तो इसको लिख लिया। अब y के विलुप्त होने की दर अभी हम जल्दी निकालने हैं, तो वहाँ से इसका मान इतना हो गया 10⁻³। अब जो ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई आपका इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ऊपर, तो ये आपका 2 हो गया, और 2 से यह गुणे में हो जाएगा, तो इसका मान आपका 10⁻³ है, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 10⁻³ आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि इनमें से किसी तीनों में से किसी भी एक का मान आपको पता हो तो दूसरे को तीसरे को आप उसके बराबर रख के निकाल सकते हैं आसानी से। इस तरीके का आप मैथ में भी सवाल लगाए हुए हैं तो लगाते होंगे, तो ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए ये आपको, मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि मान रखना है और एक दूसरे के बराबर अपना दिखा के दोनों का मान, बाकी दोनों का मान आपको निकाल लेना है। आगे देखिए, अब अभिक्रिया A+2B गोज टू 3C के लिए C के बनने की दर आपका दिया हुआ है, और A और B के विलुप्त होने की दर पूछ रहा है, यानी कि C के बनने की दर यानी प्रोडक्ट के रूप में है तो बनने की दर पूछेगा, और ये दोनों रिएक्टेंट के यानी अभिकारक के रूप में है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, तो इनको बनने की विलुप्त होने की दर आपका पूछेगा। तो देखिए सेम इसी तरीके से इसको भी लिख लीजिए। ए का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1/, में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्टेंट के तौर पे है इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, डेल्टा ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी, यानी कि एक के विलुप्त होने की दर बराबर। अब ये देखिए बी से गुणांक के रूप में 2 है, तो इसे 1/2 जैसा कि मैंने आपको बताया 1/2 हो गया, और इसके बाद माइनस तो रहेगा ही क्योंकि रिएक्टेंट के रूप में है, तो ये आपका -1/2 और ये बी के विलुप्त होने की दर। ऊपर जैसे लिखा गया है उससे आप समझ गए होंगे। फिर सी का है तो 3 गुणांक है तो 1/3 हो गया, ये प्लस में आपका रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट के रूप में है, तो डेल्टा आपका सी के सांद्रता बटे डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी सी के बनने की दर ये है बराबर, तो तीनों को बराबर के रूप में लिख दिए। अब ए के विलुप्त होने की दर अगर हमें निकालना है, दोनों के विलुप्त होने की दर निकालना है, ए का भी निकालना है बी का भी, तो पहले ए का हम अगर निकाल रहे हैं कि ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो इसको ले लिया, और पता किसका है, सी के बनने की दर पता, यानी इसको पता है मान, तो हम इसके बराबर इसको रख देंगे, दोनों को ले लिया हमने यहाँ पे, इसके बराबर इसको रख दिया। अब ए के आपके विलुप्त होने की दर निकालना है और सी वाले का दिया हुआ है, तो सी वाले का कितना दिया हुआ है 10⁻², अब यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 आपका ज्यों का त्यों है। और ये देखिए कि सी के विलुप्त होने की दर सी के बनने की दर आपका दिया हुआ है, तो इसके जगह पे इनटू के रूप में क्या लिख दिया गया 10⁻², बस ये किसका निकल गया, ए के विलुप्त होने की दर निकल गई आपका ये आंसर के रूप में। आगे जो है बी के विलुप्त होने की दर अगर निकालना है तो इसके लिए आप किसको लेंगे, अब बी को उठा लीजिए, तो जब आप बी के विलुप्त होने की दर निकालना है तो आप क्या करेंगे, बी वाले को ले लेंगे, तो ये बी वाले का पार्ट हमने ले लिया, और इसके बाद सी के विलुप्त होने की दर आपका दिया हुआ है तो इसको और इसको ले लिया हमने, देखिए यहाँ पे ऐसे ले लिया। अब क्या है कि यहाँ पे आप एक बात समझिए कि यहाँ पे आपके सी के विलुप्त होने की दर आपका 10⁻² है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या रख दिए 10⁻², और ये 2/3 कैसे आ गया, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई आपका
1 में हुआ 2 1 जा 2/3 हो गया, और 1 ये जो है इस तरीके से 1 1 आपका खत्म हो गया। तो ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और 1 का कोई मतलब नहीं होता है, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके b के विलुप्त होने की दर आपका जब निकालना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं c के विलुप्त होने की दर यहाँ पे, तो 2/3 यहाँ पे हो गया, और ये c के विलुप्त होने की दर 10⁻⁻2 है, तो यहाँ पे रख दिया, और 2/3 तो ये है ही गुणे के रूप में, तो ये आपका आंसर 1 हो गया, यानी b के विलुप्त होने की दर भी निकल गई। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रिया है वो है कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया जो है द्वितीय कोटि की है, यानी एक अभिक्रिया, ये देखिए हमने मान लिया है कि x और y जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। पहला प्रश्न है कि अगर सांद्रता दोगुनी कर दे रहे हैं अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसे प्रभावित होगा, कितना हो जाएगा अगर दोगुनी कर दी जाए। और दूसरा प्रश्न है कि अगर आधी कर दी जाए, क्या सांद्रता। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है कि हमने मान लिया कि x गोज टू y, ये अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब ये है कि r जो है आपका जो वेग है अभिक्रिया का, वो वेग आपका जो है वेग नियम का ये, या जो अभिक्रिया का वेग है या दर जो है वह r बराबर होता है k, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो पावर आपका यानी x की सांद्रता के पावर 2 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए कि अगर इसका मान हमें पता है, इसका मान कितना दिया है, कह रहा है कि अगर पहले क्या कह रहा है, अगर दोगुनी कर दी जाए, मतलब इसका मान x की जो सांद्रता है, तो अभिक्रिया होने की दर जो है अभिक्रिया की सांद्रता यानी कि x की सांद्रता जो है अगर दोगुनी कर दी जाए यानी कि 2a हो जाए, तो क्या होगा, तो r पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए अगर x की सांद्रता अगर दोगुनी कर दी जाए यानी x की सांद्रता बराबर 2a, यानी दुगुना कर दिया जाए, अगर 2 भी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं, 2a रख दे रहे हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर k, और फिर 2a आपका इसके जगह पे हुआ तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2a का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर का मतलब कि 2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, और ये k तो है ही, और a का स्क्वायर तो मतलब a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे r बराबर 4k a स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है r जो हुआ वह इसका कितना गुना हो गया, 4 के गुणा के रूप में है, तो इसका मतलब 4 गुना हो जाएगी। यानी अगर अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाएगी तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, या अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये 4 के गुणे के रूप में है। सेम इसी पे रखिए, अगर अभिक्रिया आधी कर दी जाए, अगर सांद्रता आधी कर दी जाए, तो सांद्रता आप कितना कर दिए, पहले 2a किए थे दुगुना, अब आधी का मतलब a/2, यानी आधी कर दे रहे हैं, तो a की जगह x की सांद्रता की जगह क्या रखेंगे, a/2 रख देंगे, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और 2 का मतलब 2 2 जा 4, यानी तो a स्क्वायर बाई 4, तो इसको 1/4 यानी 4 को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो 1/4 बाहर निकला। अब ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे r का मान कितना आएगा, अब वेग नियम या जो अभिक्रिया की दर है, तो या अभिक्रिया का वेग वो कितना हो गया, इससे 1/4 गुना, इसका मतलब 1/4 यानी 1/4 गुनी या 1/4 आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि यदि अभिक्रिया की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर या वेग जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, और अभिक्रिया की सांद्रता अगर आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया का जो वेग है या जो दर है वो 1/4 यानी 1/4 गुनी हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि अभिक्रिया a + b बराबर, मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट बन रहा है यानी उत्पाद बन रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए वेग नियम का ये देखिए, वेग नियम मैं ऊपर अभी बोल रहा था, वेग नियम का ये, अभिक्रिया की दर कहिए, अभिक्रिया की वो कहिए, चाहे दर कहिए चाहे अभिक्रिया का वेग कहिए, बातें कही है। r बराबर इतना आपका दिया हुआ है, तो इससे दिया गया है, ये कह रहा है कि a की सांद्रता के ऊपर 1/2 और b की सांद्रता के पावर 2, तो ये आपका दिया हुआ है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी,
तो अभिक्रिया की कोटि, जैसे ऊपर बात हो रही थी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो उसी के बेस पे हमने कहा कि कोटि की बात हो रही है, तो एक कोटि का क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल देते हैं कि कोटि कैसे निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं आर का मान सांद्रता के रूप में, कोटि के रूप में दिया हुआ है। तो जो आपके अभिकर्मक हैं, इनका सांद्रता के ऊपर जो आपका पावर लगा हुआ है, घातांक लगा हुआ है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लगा हुआ है, इस पे कितना लगा हुआ है 2, तो 1/2 और 2 लगा हुआ है। तो कोटि अगर निकालनी है इस अभिक्रिया की, तो आप क्या करेंगे, कोटि बराबर क्या हो जाएगा x + y। x का मतलब पहला जो अभिकारक है आपका उसकी सांद्रता का घात, और y का मतलब दूसरा जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता की घात, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 1/2 + 2 तो कितना हो जाएगा 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझे होंगे। यानी कि केवल क्या होता है, इसके जो सांद्रता की घातें होती हैं वो जोड़ दी जाती हैं, तो ये कोटि निकल जाती है। यानी इसको अभिक्रिया की कोटि कितनी है 5/2 है। अब देखिए बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन जो आपका है, ये भी आपका इंतजार कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है R = P, यानी रिएक्टेंट गोज टू, यानी जो अभिकारक है यहाँ पे कुछ भी और प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तो मान लीजिए अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता आपको दिया हुआ है कि 30 मिनट में इतना मोल पर लीटर से घटकर इतना मोल पर लीटर हो जाता है। यानी ये समय दिया हुआ है कि 30 मिनट में क्या होता है कि इस अभिक्रिया का जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जो है इसकी सांद्रता इतना से घटकर इतना हो जाती है। तो औसत वेग की गणना कीजिए कि इसका औसत वेग कितना होगा। तो औसत वेग का फार्मूला होता है माइनस, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट के लिए, देखिए रिएक्टेंट के लिए मैंने बताया था कि माइनस रखेंगे आप। तो डेल्टा, ये रिएक्टेंट के रूप में आर है, तो आर डेल्टा आर की सांद्रता बटे डेल्टा टी, यानी आर के विलुप्त होने की दर जो होती है वो औसत वेग होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आर की सांद्रता है वह कितना से घटकर कितना हो जाती है, तो आपका 0.2 ये हो गया आर के 0.2 और माइनस 0.5 मोल पर लीटर, यानी कि 0.5। इन दोनों को आपस में घटा देंगे क्योंकि इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ये आर रिएक्टेंट का जो है कितना का है कि इतना से घटकर इतना हो जाता है, तो इसमें अंतर कितने का है, इसको निकालने के लिए आप 0.2 में से 0.5 को घटा देंगे, ये इसका मान हो गया। और ये माइनस आपका जो है वो तो माइनस लगा हुआ है। डेल्टा टी का मतलब है कि समय कितना लग रहा है, तो 30 मिनट का समय लगा है टोटल, तो ये बाई 30 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको जब घटाएंगे आपका, तो माइनस में आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये जो आपका छोटे में से बड़े को घटाया जा रहा है तो चिन्ह बड़े वाले का ही लगेगा, यानी माइनस में हो जाता है आंसर। तो -0.3 और बाई 30, ये आपका घटाने के बाद इतना आया। अब माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 0.3/30 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो आपका 0.01 आपका आंसर आएगा। या तो ये भी लिख सकते हैं, या इसे 10 के पावर में चेंज कीजिए, तो 1 इंटू, यानी 1 इंटू 10 के पावर -2 आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि 1 2 स्थान पे है और बाईं तरफ है, इसका मतलब कि माइनस लगेगा। और यही 1 के आगे दाहिनी तरफ होता तो माइनस नहीं रहता, केवल 2 रहता। तो आप इसको 10 के पावर में चेंज करना जानते होंगे, तो इतना लिखिए, या 10 के पावर -2 लिखिए, या 1 इंटू 10 के पावर -2 लिखिए, मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु दिया हुआ, अर्धायु काल आपका दिया हुआ है 60 मिनट है। तो 60 मिनट है, तो इसका मतलब इसका अर्धायु काल यानी टी हाफ का मान कितना हुआ 60 मिनट, ये अर्धायु काल दिया हुआ है। कितने समय में कह रहा है, टी का मान पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है, स्मॉल टी का मान, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी या पूर्ण हो जाएगी। तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो आपका कितना रहा हो, ए का मान जो है वो आपका 100 रहा हो, और ए माइनस एक्स का मतलब जो 90% आपका दिया हुआ है, तो ए मान लीजिए आपका 100 रहा हो, तो यक्स मान लीजिए कितना कर आए 90% कब कितना पूरी हो जाएगी कितने समय में, तो 90 यहाँ पे होगा, तो 100 में से 90 घटाए तो कितना आपका 10, इसका ए माइनस एक्स का मान कितना आ गया 10 अंतर। अब देखिए कि के का मान आपका होता है 0.693/t हाफ, ये फार्मूला होता है के का मान होता है, के बराबर इतना होता है। तो अब देखिए कि ये आपका टी हाफ का मान आपका ऊपर पता है 60, तो ये बस इसके नीचे क्या रख दिए 60 रख दिए, ऊपर का मान देख रहे हैं आप ज्यों का त्यों है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे बात करें कि के का वैसे मान कितना होता है, के का मान जो होता है 2.303/t होता है, log a/a - x होता है, ये फार्मूला होता है। तो ये
कब का फार्मूला, जब आपका ए का मान, ए माइनस एक्स का मान और टी का मान जब दिया हो वगैरह, तो उस समय के लिए होता है, ये केवल टी हाफ के लिए होता है। तो एक इक्वेशन आपका ये हुआ। अब यहीं से आपका एक इक्वेशन का मतलब ये के का मान भी आपको पता चल गया। तो ये के का मान उठाइए और यहाँ पे के की जगह रख दीजिए। देख रहे हैं आप कि 0.693/60 के की जगह हमने रख दिया बराबर। अब ये 2.303 आपका है और टी का मान आपको निकालना है लॉग ए। अब देखिए ए का मान आपका 100 हुआ तो 100 रख दिया, और ए का मान आप ए माइनस एक्स का मान आपका 10 निकाला गया था, वो 10 रख दिया। देखिए ये 100 और ये 10 हो गया। अब आगे देखिए कि बात जो है यहाँ पे 0.693/60 और बराबर ये आपका, ये देखिए 0 से 0 आपका कटेगा, ये 10 बचेगा। लॉग 10 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है, यानी लॉग 10 बराबर कितना होता है, सॉरी ये यहाँ पे 10 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ होगा केवल। तो log 10 का मान 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप t का मान निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। t का मान आपका 199.9 मिनट आपका आएगा, यानी ये समय लगभग 200 ये आपका हो सकता है, यानी लगभग 200 आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए 200 मिनट। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, वो ये है कि अभिक्रिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता जो है 40 सेकेंड आपका टाइम दिया है, यानी t बराबर 40 सेकेंड हो गया। जो पदार्थ की सांद्रता है 40 मिनट में, वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी पहले जो सांद्रता थी वह कितनी थी, a थी। मैंने मान लिया कि a थी, जैसे ऊपर वाले में हमने पहले क्या माना था, 100 माना था, और जो 90% पूरी हो गई तो 100 में से 90 घटा के हमने 10 कर लिया, यानी बाद में सांद्रता कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, यानी बाद में कितना हो गया, a माइनस एक्स का मान, इसका मतलब एक की सांद्रता a हो गई, शुरू में सांद्रता a हो गई, और बाद में a माइनस एक्स जो परिवर्तन हुआ सांद्रता में वो कितना हो गया, आधी कह रहा है, आधी रह गई, तो मतलब a का a/2 यानी आधी हो गई। अब k का मान आपको इसमें से निकालना है। कह रहा है कि तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जो ऊपर क्वेश्चन बताया गया है, आपका फार्मूला बताया गया, उसी बेस पे आपका लगेगा। k = 2.303/t इंटू लॉग a/a माइनस एक्स। अब यहाँ पे t का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, 40 हो गया। a का मान आपको a दिया हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता, और ये आपका परिवर्तन के बाद यानी a/2 आपका कह रहा है कि सांद्रता कितनी रह गई, आधी, तो a माइनस एक्स की जगह a/2 हो गया। a से a आपका खत्म हो गया, तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 2 हो जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पे log 2 का मान आपका जो होगा वो कितना होता है, log 2 का मान आपका 0.3010 होता है, यानी 3.303 तो है ही, और बाई 40 तो है ही, इसमें log 2 का मान आपका मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड करने के बाद आपका 0.017 आ जाएगा इक्वल टू, और इसे जब आप 10 के पावर में चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1.7 इंटू 10 के पावर -2 सेकेंड आप इसे लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बच्चों। अब देखिए कि ये 8वां और आखिरी प्रश्न ये आपका रहेगा जो न्यूमेरिकल का है, और इसके बाद हम फिर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एक के बाद एक वीडियो बनते रहेंगे, और मुझे आशा है कि आप सभी के सभी न्यूमेरिकल आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और इतनी बार सॉल्व करेंगे कि आपको ये तैयार हो जाए, कंठस्थ हो जाए। देखिए 8वां प्रश्न में कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपका दिया हुआ है कि 60/सेकेंड है। तो वेग स्थिरांक यानी के का मान होता है 60/सेकेंड, या 60 इसका मान हो गया, के का मान, स्मॉल के का मान। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कह रहा है, सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी स्मॉल टी का मान इसमें भी पूछ रहा है। शुरू में सांद्रता आप ए मान लीजिए, और बाद कह रहा है कि कितना भाग, 1/10, तो यानी कि उसमें कह रहा था आधी, और इसमें कह रहा है 1/10 यानी 10वां हिस्सा, यानी तो शुरू का यानी कि ए प्रारंभिक सांद्रता का 10वां हिस्सा, मतलब a/10 ये a माइनस एक्स का मान हो गया आपका। अब देखिए वही प्रश्न है आपका, और उसी टाइप का प्रश्न, और फार्मूला आपका वही है कि k = 2.303/t log a/a माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे k का मान आपका कितना है, 60, ये 60 रख दिया। 2.303 आपका है तो 2.303 हो गया। स्मॉल t का मान आपको पूछ रहा है, स्मॉल t रख दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, और log a जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी a है, a रख दिया, और a माइनस एक्स का मान आपका बाद में सांद्रता कितनी कह रहा है, 10वां हिस्सा, यानी कि a/10 ये आप यहाँ पे रख दिए।
ए से ए आपका वैसे ही कट गया और ये 10 आपका ऊपर चला गया तो log 10 हो गया, और log 10 का मान आप जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब t को इधर पक्षांतर करेंगे तो 60 चला आएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो ये t बराबर कितना हो जाएगा, t का मान निकालना है तो t को इधर कर दिए, t बराबर कितना हो जाएगा 2.303/60, ठीक। अब ये log 10 का मान 1, तो 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो log 10 का मान आपका कितना हो गया, 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये आपका यही केवल मिलेगा। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करें 60 से जब इसमें डिवाइड करेंगे आपका 2.303 में तो आपका इतना मान आएगा, और इसे 10 के पावर में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो आपका 3.8 इंटू 10 के पावर -2 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपके लिए मैंने जैसे बताया कि आपको वीडियो हम देंगे और न्यूमेरिकल्स और जितने भी टॉपिक हैं वो सब पे प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ आपको देंगे, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको तैयार करें।